तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का न्यूज़पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं 25 मार्च। चलिए। तो आज का हमारा पहला न्यूज़ है कि हमारे जो अभी प्रेजेंट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिटायर होने वाले हैं, और जो हमारा अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उनका नाम होगा जस्टिस रमन्ना। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली नाम तो वैसे हमारे एग्जाम के लिए अपॉइंटमेंट मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि ये जो ईयर है यहाँ पे क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज होने वाले हैं। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस हो जाता है कि इसके आसपास क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, बिकॉज ये बॉडी न्यूज में है। तो हम लोग चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बॉबडे, उनको रिप्लेस करेंगे हमारे जस्टिस रमन्ना। तो हम लोग मेनली इस पोस्ट के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इसका मेन डिटेल्स क्या है कि सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। ठीक। अभी एट प्रेजेंट में इंडिया में कितने जजेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? टोटल 34 है, इंक्लूडिंग एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब क्या, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 33 जजेस है। ठीक है। क्लियर? अपॉइंटमेंट क्लियर हो गया हमारा। ठीक है। उसके बाद इनका जो टेन्योर होता है क्या होता है? या तो 6 ईयर्स या तो 65 ईयर्स। ठीक। दोनों में से जो जल्दी हो जाए। ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा बेसिक्स था। उनका रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल इनका कैसे होता है? इम्पीचमेंट से होता है। ठीक है। क्लियर है ये सब चीज? तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। एक हमारा कल भी हमने ये न्यूज देखा था इंडस कमीशन से रिलेटेड। तो हमने क्या देखा था कि इंडिया पाकिस्तान जो है उनके बीच में 1960s के में क्या हुआ था, एक ट्रीटी हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक। इस ट्रीटी को किसने ब्रोकेज करवाया था, या फिर इसको इस ट्रीटी में किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारा? वो था वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस ट्रीटी को साइन करवाने में। ठीक है। इस ट्रीटी के अंदर मेनली क्या था कि हमारा जैसे ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो इंडिया से जो रिवर जा रहा है, इंडस जा रहा है, फिर चिनाब जा रहा है, फिर झेलम जा रहा है, सतलज जा रहा है, रावी जा रहा है। ठीक है। ये से जो रिवर जा रहा है, तो उसमें क्या था कि ऊपर का जो 3 रिवर था ना मेरा, कौन कौन सा? इंडस, चिनाब, झेलम। एक सेकेंड। हाँ, इधर अच्छे डायग्राम में समझो। ये रहा इंडिया पाकिस्तान का मैप। ठीक। इधर से गया इंडस गया मेरा। ठीक है। ठीक है। इंडस गया, फिर ये झेलम गया मेरा। ठीक है। ये चिनाब गया। तो ये क्या है, ये जो 3 रिवर है ना, इसके ऊपर जो पानी का हक होगा किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। ठीक है। और नीचे का 3 रिवर है मेरा, रावी हो गया। ठीक है। फिर सतलज हो गया, फिर बीस हो गया। ये बीस हो गया। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बीस जो होता है वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर ही सतलज से मिल जाता है हमारा। ठीक। और पूरा सतलज बन के पाकिस्तान में हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये जो 3 रिवर है क्या इंडिया के मतलब हिस्से में आया। ठीक है। तो इसको ऐसे ही बोलते हैं, जो तीन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है मेरा वो पाकिस्तान में गया, और तीन जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया में आया। ठीक। ईस्ट रिवर। अब मेनली क्या है, इंडिया जो है इसका टोटल 6 रिवर का 20% वाटर ही यूज कर सकता है। ठीक। इसके ऊपर तो इंडिया कुछ नहीं कर सकता है। ठीक। और इसके ऊपर क्या है कि मेनली इंडिया इसको मतलब यूज कर सकता है, बट कोई परमानेंटली स्टोरेज स्ट्रक्चर इसके ऊपर नहीं बना सकता है। लाइक एग्जाम्पल, उसको अगर यूज करना होगा ना, तो एक तरह से वो रनिंग मतलब वाटर टाइप का बनाएगा वो समथिंग। मान लो कि अगर वो बना भी रहा है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ऐसा बनाएगा जहाँ पे पानी वहाँ कंटिन्यूसली पास होते रहे। स्टोर करने वाला वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि स्टोर करने वाला अगर बनाएगा तो अल्टीमेटली फिर वो ट्रीटी का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज हमारा है। अब अगर हमारा दूसरा न्यूज है क्या, यूएपीए वाला। ठीक है। ये मेनली क्या, एक एक्ट बनाया गया जिसके अंदर क्या होता है कि ये मेनली स्टार्ट हुआ था हमारा अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी। ठीक। तो इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक, पहले क्या था ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकता है गवर्नमेंट। ठीक। अब हाल ही फिलहाल में गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट लाया था, और गवर्नमेंट ने ये बोला था हमारा कि कोई भी अगर मान लो पहले क्या था, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट बैन कर सकता था ये बोल के कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर टेरर से रिलेटेड है वो। अब क्या है, गवर्नमेंट के अमेंडमेंट के बाद एक इंडिविजुअल को भी वो टेररिस्ट घोषित कर सकता है गवर्नमेंट। ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन था, बट अब क्या इंडिविजुअल को भी गवर्नमेंट मतलब डेजिग्नेट कर सकता है, मतलब घोषित कर सकता है कि ये हमारा टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक। अब क्या है, मान लो इस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भले ही आपने कुछ नहीं किया लेकिन आप इसके मेंबर भी हो ना, तब भी आपके ऊपर केस होगा कि आप टेररिस्ट
एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ठीक। तो मेयरली उनका मेंबरशिप भी आपको मतलब एक टाइप से इन्वॉल्व कर सकता है, फिर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। ये रहा हमारा। हाँ, अब देखो ये हमारा एडिटोरियल है, ठीक। अब मेनली क्या इस एडिटोरियल में क्या है कि ज्यादा देखो, मैंने क्या बताया था, इतना घुस के पर्टिकुलरली एक्ट, ये जो एक्ट अभी पास हो रहा है उसका क्या है, पॉलिटिकल एंगल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इतना ज्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व वाला टॉपिक यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। मैंने लास्ट 15 ईयर्स का पेपर्स उठा के देखा है, 15 ईयर्स में ऐसा कभी भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं है। तो इसीलिए इतना डिटेल में जाके इतना मतलब पॉलिटिकल न्यूज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है हम लोग का। हम लोग के काम का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता दे रहा हूँ। मेनली क्या है, 69 अमेंडमेंट के पहले क्या था कि दिल्ली जो था एक टाइप से वो कोई स्टेट नहीं था, ठीक ना। तो मेनली क्या है, 69 अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि ये हमारा एक न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, 69th अमेंडमेंट हमारा हुआ, 69th अमेंडमेंट, ठीक है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा पास हुआ, उसमें क्या हुआ कि हमारा जो आर्टिकल 239 जो था, ठीक, उसको एडिट किया गया और 2 नया क्लॉज इंक्लूड किया गया, ठीक है, ठीक। अब इस 2 क्लॉज को इंक्लूड करने के बाद इस क्लॉज में ये था कि जो दिल्ली होगा वो एक टाइप से क्या होगा कि उसका खुद का असेंबली होगा, ठीक है, और वहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होगा, फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मतलब मदद से वहाँ पे रूल करेगा, ठीक। तो ये हमारा था मेनली। तो ये 2 एक्ट है, क्या है रिलेटेड हमारा किससे, दिल्ली के मतलब स्टेट से, दिल्ली स्टेट से रिलेटेड है हमारा, ठीक है। द अमेंडमेंट, तो इतना देन वही जो भी है। तो अभी मेनली यही हो रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पावर है उसको एनहेंस करने का बात हो रहा है, बट अल्टीमेटली, और दूसरा बात ये रहा कि ये अभी भी जस्ट एक्ट बना नहीं है, जस्ट अभी राज्यसभा ने इसको पास किया है। तो फाइनली जब वो प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देगा तो वो क्या होगा, पीआरएस में अपने आप आ जाएगा। पीआरएस जो वो है आपका लेजिस्लेटिव का वेबसाइट, वहाँ पे आ जाएगा। तो जब वो आ जाए फाइनली, जब एक्ट बन जाएगा तो वहाँ पे जब आएगा तो हम लोग वहाँ पे एक्ट बनने के बाद उस चीज को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, समरी में उसका क्लियर। तो अभी डेली बेसिस पे डे टू डे कमेंट्री पर उतना फायदा है नहीं, क्योंकि एक तो यूपीएससी इतना डिटेल में पूछता नहीं है, जितना पूछता है हम लोगों ने देख लिया अमेंडमेंट और ये आर्टिकल। और दूसरा बात ये रहा कि अभी भी ये एक्ट बना नहीं है, तो जब एक्ट बनेगा तो हम लोग एक ही बार में उस वेबसाइट से जाके मतलब देख लेंगे एक बार। एक फिर हमारा ये दूसरा एडिटोरियल है हमारा, ठीक। तो ये भी मेनली क्या है ना, देखो हमारा कि ये भी क्या है कि यूएसए के हिसाब से उतना बात करें कि यूएसए का इकोनॉमी इतना रिकवरी होगा, तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं यूएसए का इकोनॉमी रिकवर हो या ना हो, ठीक ना, उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। हम इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं, इनडायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, बट वो अभी बहुत वास्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सा बात है ना, उतना जरूरत भी नहीं है कि इनडायरेक्टली आप यूज कर पाओ, और उतना स्पेस भी नहीं होता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर लिखने के लिए। इनडायरेक्टली में ये समझ सकते हो सिंपली कि अगर मान लिया जाए यूएसए है अपना, ठीक। तो यूएसए के अंदर मान लिया जाए कि वहाँ का जो गवर्नमेंट मतलब वहाँ का जो रिजर्व बैंक है हमारा, जैसे वहाँ का जो फेडरल बैंक है, ठीक, सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक, अगर मान लो उसने ऐसा पॉलिसी अडॉप्ट किया है जिससे कि मार्केट में, यूएसए मार्केट में मनी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया यूएसए मार्केट के अंदर, तो होगा क्या कि वहाँ के जो लोग रहेंगे वहाँ पे, तो अब देखो वहाँ पर डिमांड उतना ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ पे अगर मान लो मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी है वहाँ पर, तो क्या होगा, यूएसए में जो लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, वहां से पैसे लेके आराम से इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे। हम्म। वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या कि इंडिया में डॉलर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डॉलर आना स्टार्ट होगा, जब इंडिया में डॉलर ज्यादा आएगा तो क्या होगा, रुपीज जो है हमारा उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज होगा हमारा, क्लियर है। और दूसरा बात ये रहा कि हमारा जब इसका उल्टा ले लिया जाए, तो अगर मान लो वहाँ पे जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है वहाँ का फेडरल बैंक, वो ये कर रहा है कि वहाँ पे मतलब डियर मनी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। डियर मनी पॉलिसी का मतलब क्या, मार्केट से पैसा एक टाइप से उठा रहा है वो, मतलब मान लो कि वहाँ के मतलब जो फेडरल बैंक है वहाँ को ये लगता है कि यूएसए इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन मेरा ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, लोगों का डिमांड कम करेगा। लोगों का डिमांड कैसे होगा, उनसे पैसे वापस ले लो एक टाइप से, ठीक है, बैंकों के थ्रू जैसे भी हो। हाँ, तो अब क्या होगा, वहां पे पैसे का कमी हो गया, ठीक है, तो नेचुरल सा बात है कि उस समय क्या होगा, इंडिया के तो इंटरेस्ट रेट वहाँ इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट अगर वहाँ इंक्रीज करेगा तो लोग यहाँ पे इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑलरेडी क्या होगा, फिर इंडिया में जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो अपना पैसा निकाल के बाहर ले जाएंगे वापस अपने कंट्री में, यूएसए में। उस सिचुएशन में क्या होगा कि डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया से सब बाहर ले जाना चाहता है उसको। और तो अल्टीमेटली होगा ये कि रुपीज का वैल्यू डिक्लाइन कर जाएगा हमारा, ठीक है। डिक्लाइन इन द सेंस, अगर मान लो कि $1 = 70 रुपीज है, तो हो सकता है उस समय मोर देन 70 या 80 हो जाए, ठीक, मतलब बढ़ेगा। तो देखा आपने इस एग्जाम्पल थ्रू कैसे कि अगर मान लो यूएसए का जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो कैसे इंडिया में इफेक्ट करेगा। अगर वहां पर डियर मनी पॉलिसी होगा, ठीक है, डियर मनी पॉलिसी मतलब आरबीआई मतलब वहां का फेडरल बैंक अपने पास पैसा मतलब टाइट मनी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, ठीक, तो अल्टीमेटली क्या होगा उसके कारण इंडिया में जो इंटर मतलब हमारा जो
करेंसी का जो वैल्यू है, रुपीज डॉलर का वैल्यू है, वो क्या करेगा, हमारा डिक्लाइन कर जाएगा, रुपीज इंडियन रुपीज डिक्लाइन करेगा उसका वैल्यू, ठीक। अगर चीप मनी पॉलिसी अडॉप्ट करता है तो क्या होगा कि हमारा रुपीज जो होगा स्ट्रांग हो जाएगा। ये इतना आई होप समझ में आ गया होगा, वरना क्योंकि इतना डिटेल में ये बहुत डिटेल टॉपिक है, तो वो तो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है, तो एक वीडियो में उतना करवाना पॉसिबल भी नहीं है। तो आगे देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्या, इंडिया के अंदर इंडिया ने कुछ यूनिक चीज़ मतलब अचीव किया है, तो कांग्रेट्स। तो मेनली ये चीज़ क्या है कि देखो, अभी तक हम लोग क्या सुन रहे थे ना कि अरे ब्रिटिश वेरिएंट आया कोरोना वायरस का, ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका वेरिएंट आया, ठीक। अब क्या न्यूज़ आया है कि इंडिया में एक नया ही म्यूटेशन आया इंडिया में, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला है। फिर से सुनना, इंडिया में एक न्यू म्यूटेशन आया वायरस का, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला है। और ये सिर्फ म्यूटेशन नहीं है, ये हमारा ये डबल म्यूटेशन है। मतलब क्या, ये ओरिजिनल, ये रहा मेरा ओरिजिनल कोरोना वायरस, ठीक है, ये म्यूटेट हुआ, म्यूटेट होकर ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब ये दोबारा म्यूटेट होकर फिर ये बन गया, ठीक है, डबल म्यूटेशन ये होता है मेरा, ठीक। तो अ यूनिक डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस वेरिएंट विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन, मतलब उसके अंदर बहुत सारा म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। कॉम्बिनेशन म्यूटेशन नॉट सीन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ये कहीं भी नहीं मिला है दुनिया में अभी तक, सिर्फ इंडिया में ये चीज मिला है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये चीज बताया, ठीक है। ठीक है, और दूसरा बात ये है कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो अभी तो फिलहाल ये महाराष्ट्र में है, दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, लेकिन ये तो मतलब अभी यहाँ पे रिपोर्ट्स में आया, बट अल्टीमेटली ये कहाँ कहाँ पे तो रियल में किसी को नहीं पता है। तो बी सेफ, जो मैंने बताया था, एसएमएस करो, ठीक, लाइक खुद को सैनिटाइज करते रहो टाइम टू टाइम, मास्क पहनो, ठीक, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो। इवन इस चीज को आप आंसर में भी यूज कर सकते हो, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह स्लोगन था ये, ठीक है। हाँ, उसका क्या है कि एक और इम्पोर्टेंट चीज है, भले ही देखो आप कॉलर ट्यून में आप भले ही आप सुनते होंगे ना कि इंडिया का जो वैक्सीन है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये है वो है, लेकिन रियल में क्या ऑफिशियली देखा जाए तो क्या, इंडिया हैज नॉट येट कंडक्टेड स्टडीज ऑन हाउ वैक्सीन इफिशियंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेड। देखो अल्टीमेटली क्या है कि हमारा वैक्सीन तो बन गया, लेकिन अभी भी हम लोग श्योर नहीं है कि जो मेरा वैक्सीन अभी है वो न्यू जो म्यूटेंट होकर जो मतलब न्यू म्यूटेशन आया है मेरा, ठीक ना, उस म्यूटेट कोरोना वायरस के ऊपर वो कैसे मतलब बिहेव करेगा, कैसे इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। वैक्सीन हमारे पास है, लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन क्या है कि वैक्सीन हमारे पास है, हमने रिसर्च किया था कब, किसके ऊपर किया था, कोरोना वायरस के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर रिसर्च कर हमने करके हमने वैक्सीन बनाया, लेकिन अब जो कोरोना वायरस है वो म्यूटेट हो चुका है। म्यूटेट मतलब बहुत अलग अलग पार्ट में म्यूटेट हो चुका है वो। तो हमें ये नहीं पता है, हम इस बारे में हम लोग नहीं जानते हैं कि जो म्यूटेट हुआ जो वायरस है उसके ऊपर वो वैक्सीन कैसे असर करेगा। क्लियर है। हाँ, हमने उस दिन देखा था डिटेल में कि हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड हमने देखा था। क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए ये एक बैंक है, ठीक, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है एक्स, ठीक है, और ये मान लिया जाए कॉमन मैन है, ठीक है। अगर मान लो इसको, इस पॉलिटिकल पार्टी को, ये मान लो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना, हाँ। अगर इस कॉमन मैन को पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो पहले सिस्टम क्या था, ये जाता था इसको चंदा देता था डायरेक्टली, ठीक है। उसमें क्या होता था कि बहुत सारा रूल्स होता था कि लाइक एग्जांपल 2000 से ऊपर है तभी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ता था कि भैया ये रहा। लेकिन इससे बचने के लिए वो लोग क्या करता था, जो ब्लैक मनी होता था या फिर जो अनऑथराइज सोर्सेज होता था उसको लेस देन 2000 दिखा के वो बच जाता था, ठीक। तो इस सिस्टम में क्या था, ट्रांसपेरेंसी नहीं था, करप्शन बहुत होता था, ठीक, ब्लैक मनी का एकोमोलेशन होता था बहुत ज्यादा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ साल पहले एक न्यू रूल लाया था या न्यू सिस्टम लाया था इलेक्ट्रल बॉन्ड का। उसमें क्या होता था कि जैसे मान लिया जाए ये कॉमन मैन है, ठीक, जो पहले डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता था, अगर अब उसको चंदा देना तो क्या करेगा, वो बैंक में जाएगा, स्पेशली एसबीआई में, क्योंकि इसी के पास सब राइट है, ठीक। वो क्या करेगा, आदमी एसबीआई के पास जाएगा, ठीक है, एसबीआई में उसका मान लो अकाउंट है, ठीक। अब वो क्या करेगा, एक बॉन्ड बनवाएगा, बॉन्ड इन द सेंस इसको आप मान समझने के लिए मान सकते हो डीडी टाइप का बनवाएगा, डीडी डिमांड ड्राफ्ट टाइप का एक चीज बनाएगा। टर्म्स में मत जाना, आपका एक कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, क्योंकि आप सिंपली डीडी इजिली समझ पा रहे हो इसलिए मैं डीडी वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। डिमांड ड्राफ्ट टाइप का उसी टाइप का कुछ होता है, ठीक। अब उसने माल बनवा लिया बॉन्ड, ठीक, पेपर ले लिया एक टाइप से। अब वो क्या करेगा, वो जाके वो पेपर मान लो 100 मतलब 1 लाख का हुआ, ठीक। अब वो क्या करेगा, उस 1 लाख का जो पेपर है, जो रिसिप्ट एक टाइप से, वो देगा पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा, उस रिसिप्ट को बैंक में जमा करेगा, ठीक। अब पैसा उसके अकाउंट में फिर आ जाएगा, बैंक वाला उसके अकाउंट में फिर पैसा दे देगा, ठीक है। इस सिस्टम को लाया गया था क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, एक टाइप से ओपननेस भी है, ठीक है, और इसमें करप्शन भी कम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम से के अंदर सब कुछ काम हो रहा है, तो कुछ भी इलीगल होने का चांसेस कम था।
इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और सिस्टम लाया था, एक और रिफॉर्म लाया था उस टाइम में, क्या कि पहले क्या था कि कोई भी कंपनी जो है अपने प्रॉफिट का, ठीक है, सिर्फ 7% ही डोनेशन दे सकती थी, ठीक, किसी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर ये सिस्टम खत्म कर दिया। मतलब क्या आज के डेट में कोई अगर मतलब कंपनी है, ठीक ना, वो गवर्नमेंट को चाहे तो कितना भी चंदा दे सकती है, उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। पहले ये लिमिटेशन था मैक्सिमम 7% का, बाद में फिर गवर्नमेंट ने ये हटा दिया कि भैया आपको जितना मैंने चंदा दो, 90% देना है तो 90% भी दे दो, 100 देना है तो 100 भी दे दो, ठीक, क्योंकि आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है। तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट में फिर केस गया, स्पेशली आरबीआई जो है, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दोनों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों ने इस बॉन्ड या इस सिस्टम के ऊपर, ठीक है, कंसर्न रेज किया है। लाइक एग्जांपल, इससे क्या हो रहा है कि पहले क्या था, पता भी चलता था भैया 2000 के ऊपर कौन दे रहा है, उसके बारे में पता भी चलता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, बट अभी क्या हो रहा है कि वो भी पता नहीं चल पा रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारा कंसर्न हो रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, भले ही गवर्नमेंट ने इसको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंट, ट्रांसपेरेंसी को और ओपननेस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस को इंक्रीज करने के लिए सिस्टम लाया, लेकिन अल्टीमेटली ये सिस्टम है पहले के मुकाबले और ज्यादा ओपेक हो चुका है, मतलब और ज्यादा क्लोज हो चुका है। पहले क्या होता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ तो पता चलता था, ठीक है, अब लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और दूसरा बात ये, खासकर जो हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ उसमें यही बोला जा रहा है ना कि एग्जाम्पल, जिनके पास एक्स्ट्रा ब्लैक मनी था उन्होंने क्या किया कि मतलब अपना अपना मतलब वर्कर्स के थ्रू या फिर नौकर के थ्रू या फिर ऐसे ही फेक अकाउंट टाइप का, रामलाल, जेठालाल, मनोहर लाल टाइप का बनवा के पॉलिटिकल पार्टी को एक टाइप से चंदा दे दिया, ठीक है, जिससे कि इन फ्यूचर उसको फेवर मिल सके, या जब वापस मार्केट के अंदर नोट आ जाए तो उनको फायदा मिल सके। तो ऐसा बहुत सारा चीज है जिसको लेके आरबीआई ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंसर्न किया था। तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, में जो केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका व्यू मांगा था, तो उसी के ऊपर ये न्यूज है। हाँ, अब ये लाइन रहा मेरा, तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज मेरे लिए। अब ये लाइन देखो, नीड टू इंश्योर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब ये जो लाइन है ना, आप चाहे वो एडुकेशन का फील्ड हो, ठीक है, वी नीड टू इंश्योर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन एजुकेशन सेक्टर, ठीक, सेम लाइन इन हेल्थ सेक्टर, ठीक है, सेम लाइन हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। सेम लाइन हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ पर, वुमेन एम्पावर मतलब वुमेन एम्पावरमेंट में। सेम लाइन यूज कर सकते हैं हम लोग कहाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। सेम लाइन हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ पर, हेल्थ केयर सेक्टर तो हमने देख लिया, ठीक है। सेम लाइन हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, हमारा टूरिज्म के अंदर भी यूज कर सकते हैं, टूरिज्म से रिलेटेड, ठीक ना। मतलब हर जगह ये लाइन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। नीड टू इंश्योर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, और उसके आगे खाली उस सेक्टर का नाम लिख देना है, बात खत्म हो गया। नीड टू इंश्योर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन एजुकेशन सेक्टर, इन हेल्थ सेक्टर, इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इस सब टाइप का। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज कर सकते हो आंसर में कहीं पर भी। हम्म। अब ये एक अच्छा आर्टिकल है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फिलहाल। लेकिन थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। क्या अभी रिसेंटली एक हमारा डेटा आया था कि एक यूएसए का एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, जो मतलब क्या होता है, जो निकालता है ऑल ओवर द वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक ना। किसी भी कोई भी कंट्री कितना डेमोक्रेटिक है, कुछ उनका पैरामीटर होता है, ठीक है। अपना मान लो कि ABC पैरामीटर है उनका नापने का, ठीक ना। फिर ABC पैरामीटर के नाम पे मतलब को नापते हैं, मेजर करते हैं कि उस कंट्री में ए है तो ए का कंडीशन कैसा है, बी का कंडीशन कैसा है, सी का कंडीशन कैसा है। तो उसके बाद वो लोग एक रैंकिंग देते हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो उन्होंने रैंकिंग दिया, वो रैंकिंग बहुत ही लो था, बहुत ही लोएस्ट रैंकिंग था, मतलब बॉटम बॉटम 10 में उसको जगह दिया इंडिया को। ये बोला गया कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन पहले था, लेकिन अब वो जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी बन गया, ठीक है। डेमोक्रेसी जो इंडिया के अंदर वो डिक्लाइन कर रहा है, इस रिपोर्ट का अल्टीमेटली ये कहना था। तो उसी के बारे में थोड़ा ये बोला गया कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना जो ऐसा, अब दूसरा बात, ये जब रिपोर्ट आया ना तो क्या हुआ कि अचानक से मतलब नेचुरल सा बात है, कोई कंट्री के बारे में ऐसा बोलेगा तो इंडियन गवर्नमेंट उसको डिनाई करेगा, ठीक है। तो हाँ, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि आप डिनाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप साथ में ये भी तो देखो कि उस पर्सन ने अगर ये बोला है कि आपके कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी डिक्लाइन कर रहा है, तो उसने किस किस पैरामीटर के ऊपर बोला है। आप इस रिपोर्ट को डिक्लेयर, मतलब आप इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस रिपोर्ट को डिनाई कर दो, लेकिन आप ये देखो कि उसने किस किस चीज के ऊपर या कौन कौन सा मतलब टॉपिक के ऊपर आपको मतलब ये चीज बोला है, ठीक है। आप मतलब उसका कंटेंट देखो किसके हिसाब से उसने मेजर किया है, और उसके ऊपर आप काम करो, ठीक है। आप रिपोर्ट को डिनाई करो, लेकिन जो उसने मेजर के लिए जो चीज यूज किया उसको आप देखो, उसको आप ठीक करो, उसको आप एक्सेप्ट करो, ये कहना था खुद का इंप्रूवमेंट के लिए।
तो वही एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बेस्ड फ्रीडम हाउस एंड द स्वीडन बेस्ड इतना इतना विच डाउनग्रेड इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद क्या ये तो होगा कि हमारा डेमोक्रेसी जो है वर्ल्ड वाइड उसमें इंडिया डिक्लाइन कर रहा है। दूसरा क्या है, कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट जो है, सॉरी, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में क्या हुआ था कि इंडिया के अंदर जो फार्म लॉ वगैरह है उसको लेकर भी इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है। तो इंडिया में यही बोला गया था कि फ्रीडम जो मतलब प्रेस फ्रीडम है वो भी डिक्लाइन कर रहा है। रिपोर्ट में हमने देखा था कि जो हमारा प्रेस फ्रीडम है वो भी डिक्लाइन कर रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस वो डिक्लाइन कर रहा है हमारा, ठीक है। फिर हमारा जो भी और भी करप्शन है उसमें रैंकिंग हमारा इंप्रूव हो रहा है, इंप्रूव इन द सेंस की मतलब डिक्लाइन कर रहा है और ज्यादा, क्योंकि उसमें बढ़ने का मतलब बुरा होता है। हाँ, उसका क्या है कि लेकिन क्या होता है ये सब तो कुछ कुछ इंडियन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में कुछ अच्छा काम भी हो रहा है। लाइक कि हमने ज़्यादा ज़्यादा 70+ कंट्री में अपना वैक्सीन वगैरह है वो उनको प्रोवाइड किया है, तो इससे इंडिया का गुडविल मिला है हमारा, ठीक है। पेंडेमिक में जहाँ पे यूरोप टोटल अपना अपना यूरोपियन कंट्रीज है वो डिवाइडेड है, कैसे उनको डील किया जाए, इंडियन गवर्नमेंट अच्छे से उसको डील कर रहा है, वैक्सीन बनाया इंडियन गवर्नमेंट ने, और मेडिकल इक्विपमेंट्स हुआ, वैक्सीन हुआ, वर्ल्ड को ऐसे सप्लाई कर रहा है इंडियन, तो इससे गुडविल भी हमारा बन रहा है। तो इस आर्टिकल में ही कहा गया है कि भैया आप काउंटर करना चाहते हो जो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो उसको आप फैक्ट के साथ काउंटर करो, ठीक है। आप रिपोर्ट को डिनाई मत करो कि नहीं ये तो चीज है। मतलब इन शॉर्ट ये कि अगर मान लिया जाए कि आपको कोई मूवी पसंद नहीं आया, ठीक ना, ठीक है, तो आप ये मत बोलो कि मूवी फालतू है, आप ये बताओ कि मूवी फालतू क्यों है, ठीक है, क्लियर है। अगर किसी ने ये बोला है कि मतलब आपका मूवी बेकार है, तो आप सिर्फ ये मत बोलो कि बेकार है, आपको उसको ये भी बताओ साथ में कि भैया नहीं नहीं ये मूवी बेकार नहीं है क्योंकि आपने गलत समझा इस मूवी को, ठीक है। जिसने मान लो इसने ये बोला कि इस मूवी में कॉमेडी नहीं है, ठीक है, इस मूवी में एक्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसने बोला इस मूवी में फिर आपका सोशल एंगल नहीं है, इसलिए इसने, ये बंदा क्रिटिक जो है इसने बोला कि सब ये मूवी में ये सब नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसने इस मूवी को कम स्टार दिया है। अब क्या कर रहा है गवर्नमेंट, इसका रिपोर्ट को या इसका जो रैंकिंग है उसी को डिनाई कर रहा है, ठीक है। आप ठीक, आप तो यही बात है कि आप डिनाई मत करो, उसको डिनाई कर रहे हो ना आप उसको, तो आप सिर्फ डिनाई मत करो, वहां पे यही बताओ कि भैया आप कॉमेडी जो खोज रहे हो, आप जो एक्शन खोज रहे हो, आप जो सोशल एंगल खोज रहे हो, तो मैंने तो भैया एक हिस्टोरिक मूवी बनाया है, तो आपको ये हिस्टोरिक मूवी में आपको कहाँ से कॉमेडी मिलेगा, ठीक है, नेचुरल सा बात है। आपको हिस्टोरिक मूवी में कहाँ से वो एक्शन देखने को मिलेगा, कहाँ से ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको आप फैक्ट के मतलब उसको आप डिनाई करना चाहते हो तो फैक्ट के बेसिस पे उसको डिनाई करो, क्लियर है। तो यही कहना है इनका। तो और जैसे कुछ 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 इंसिडेंट ये भी हुआ था कि लाइक एग्जांपल, अच्छा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि पॉलिटिकल एंगल हो जाता है थोड़ा सा, तो इन शॉर्ट यही है कि अगर आपको डिनाई करना है तो विद ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स करो, ठीक है, डिनाई उसको। फिर ये हमारा कि इम्पोर्टेंट है क्या कि कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आया था नीति आयोग का कि इंडिया के अंदर जो भी हमारा वाटर है ना, ठीक है, सरफेस वाटर मतलब सरफेस लेक हो गया हमारा, ठीक है, फिर रिवर हो गया हमारा, ठीक है, तो मेनली क्या है, और जो वाटर बॉडी होता है सरफेस वाटर बॉडी, उस टोटल वाटर बॉडीज के अंदर जो वाटर मिलता है उसका 70% जो वाटर है हमारा कॉन्टामिनेटेड है, मतलब पीने लायक नहीं है एक टाइप से, ठीक है। तो नीति आयोग have founded that over 70% of the India's surface and groundwater is contaminated by human and other waste and is likely to carry virus। अब नेचुरल सा बात है, देखो अब एक चीज बस ये सोचना कि अभी जो इतना सा कोविड का पेशेंट आया हमारा, ठीक है, अब हमें पता है हमारे कंट्री में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ठीक, ये आराम से निकलता है, कोई भी कहीं पे हो तो डायरेक्टली जाके रिवर बॉडी में डंप होता है। अब मान लो इतना सारा कोविड का पेशेंट हुआ हमारा, ठीक है, जिनके बॉडी में वायरस था, अब नेचुरल सा बात है भैया वो ह्यूमन है, ठीक है, वो लोग से मतलब मॉर्निंग में पॉटी करेंगे ही, ठीक है। अब मान लिया जाए उन्होंने पॉटी किया, अब क्या वो अल्टीमेटली ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू वो कहाँ जाके मिला, उनका वो वेस्टेज रिवर में मिला, ठीक है, क्योंकि हमारा कितना ट्रीटमेंट होता है नहीं होता है हमको सब रियलिटी पता है, ठीक है, क्लियर। तो अल्टीमेटली होता क्या कि इतने सारे जो लोग थे जो करोड़ों जो पेशेंट आए हमारे कोरोना वायरस के, उन्होंने जो मतलब अपना एक्सक्रीटा या फिर जो वेस्टेज डिस्चार्ज किया होगा, चाहे वो मतलब टॉयलेट के थ्रू हो चाहे मतलब ये बॉडी के थ्रू हो, तो नॉर्मली वो कहाँ जाके मिल रहा है, अल्टीमेटली हमारा रिवर वगैरह में मिल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या उनके बॉडी का जो वायरस था कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर हो रहा है हमारे रिवर सिस्टम के अंदर, रिवर सिस्टम ग्राउंड वाटर में जा रहा है हमारा, ठीक है, ग्राउंड वाटर में जाते लोग उसको बाद में यूज भी कर रहे हैं, जिसके कारण कि वायरस फैल भी रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा है नहीं। तो वही बोला गया है कि ये जो 70% हम लोग बोल रहे हैं ना कि हमारा पॉल्यूटेड है या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर है, तो ये वायरस भी कैरी कर रहा है हमारा, ठीक। और अभी कुंभ का टाइम आ रहा है, ठीक है, कुंभ का टाइम आ रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कुंभ के टाइम में जो इतना बड़ा भीड़ रहेगा वाटर बॉडी के आगे में, ठीक है, तो नेचुरल सा बात है कि उस वाटर बॉडी में कहीं ना कहीं वायरस मौजूद है। तो अगर मान लिया जाए कि गवर्नमेंट उसके ऊपर एक टाइप से कुछ रूल्स या ठीक से रेगुलेट नहीं कर रहा है या फिर इसको ठीक से नहीं सोचा गया इसके ऊपर, तो जो पेशेंट वहां जा रहे हैं कुंभ के मेले में एक टाइप से है,
तो उनका हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो वाटर बॉडीज है, जो वाटर बॉडीज में डुबकी लगाने जा रहे हैं, वो वाटर बॉडीज ऑलरेडी कॉन्टामिनेटेड है। पहले भी कॉन्टामिनेटेड था, लेकिन अब कोविड के आने के बाद वो और ज्यादा कॉन्टामिनेटेड हो गया है। हाँ, तो वही है, देखो। हाँ, ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ्टर, अब क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल कीपिंग, मेनली हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या होता था कि एनिमल अपना जंगल में रह रहा है, ठीक, तो एनिमल के अंदर जो वायरस होता था वो जंगल तक लिमिटेड रहता था। लेकिन अब क्या है कि ह्यूमंस एनिमल्स को अपने मतलब पोल्ट्री फार्म में अपने साथ में रखते हैं, ठीक है। ह्यूमन एनिमल का मतलब कनेक्शन या फिर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो इसलिए क्या है कि अब एनिमल से जो डिजीज है ह्यूमन में इजिली ट्रांसफर हो जाता है। तो जो डिजीज आराम से एनिमल से आपका ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जूजोनेटिक डिजीज, ठीक। जैसे हमारा निपा वायरस हो गया हमारा, ठीक है, कोरोना वायरस हो गया, ये सब इस कैटेगरी में आ जाता है। हम्म। तो बाकी इसमें बस वही सब एग्जांपल दिया गया, तो मेनली यही था कि हमारा जो इसमें बोला गया है ना कि हमारा रिवर वाटर जो इतना कॉन्टामिनेटेड है, ठीक, तो ये भी एक टाइप से हमारा वायरस का कैरियर है, ठीक, जिसको कि मतलब ये बहुत इजिली पूरे इंडिया में फैल सकता है, खासकर रूरल एरिया में उनको पता भी नहीं चलेगा और वो बीमार पड़ जाएंगे एक टाइप से, ठीक है। और खासकर ये जो कुंभ आ रहा है तो इसको लेके थोड़ा और कंसर्न है हमारा। तो वही बोला गया, इंडिया में जो फ्रेश वाटर उसका होता है, उसका दो ही सोर्स होता है, एक होता है क्या मेरा कि अनपॉल्यूटेड वाटर का एक फ्लड प्लेन होता है, रिवर ये रहा, ठीक, रिवर ये रहा, तो इसके आसपास का जो एरिया होता है ना वो फ्लड प्लेन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर रिवर में फ्लड आता है तो पानी जहाँ तक फैलेगा वो पूरा फ्लड प्लेन कहलाता है, जहाँ पे फ्लड आता है, ठीक है, और फिर ग्राउंड वाटर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट और फ्लड प्लेन जो होता है उसको एक सॉल्यूशन इसमें ये दिया गया कि फॉरेस्ट और जो फ्लड प्लेन है वो भी धीरे धीरे हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है, इसलिए उसको एक टाइप से वाटर सेंचुरी डिक्लेयर कर देना चाहिए, ठीक। अब ये देखो, एक इम्पॉर्टेंट है क्या कि हमारे जो इम्पोर्टेंट, ये न्यूज़ नहीं है, मेनली न्यूज़ में क्या था, हमारा अटॉर्नी जनरल हमारे न्यूज़ में है, ठीक, तो इसलिए थोड़ा देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल के पोस्ट के बारे में। आर्टिकल 76 में आता है, ठीक, टर्म्स ऑफ ऑफिस नॉट फिक्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका ऑफिस टर्म कितना होगा वो फिक्स नहीं किया गया है। नॉर्मली क्या होता है, जब गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट से अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट एक्स का गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, ठीक, अब मान लो ये गवर्नमेंट गिर जाता है, बी गवर्नमेंट आता है, ठीक है, तो जब बी गवर्नमेंट आएगा तो अटॉर्नी जनरल अपने आप इस गवर्नमेंट के जाने के बाद खुद ब खुद वॉलंटरी मतलब एक टाइप से रेजिग्नेशन दे देता है। और दूसरा बात नहीं भी देता, क्या होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेके कोई भी फिक्स टर्म नहीं बताया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीड्योर एंड ग्राउंड फॉर इज रिमूवल, कुछ बताया नहीं गया है कैसे इसको रिमूव करते हैं और किस पे। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक होल्ड ऑफिस करता है ये। अपॉइंटेड एंड रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, ठीक, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेगा, रिमूव भी प्रेसिडेंट करेगा। कन्वेंशनली ही रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइन और इज रिप्लेस्ड, मैंने जैसे बताया। नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है इंडिया किसी भी कोर्ट में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। लेकिन ये फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता, ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी केस ये अपने हाथ में नहीं लेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में हो। मतलब क्या, ये देखो मैंने क्या बताया, एक लॉयर होता है, ठीक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी कोर्ट में, इंडिया के किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट का पक्ष, ठीक। लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, ठीक, फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं होता है, ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का जो कैटेगरी होता है इसमें ये इंक्लूड नहीं होता है। ये बंदा साइड में अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो ऐसा कोई भी केस नहीं लेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में हो, ठीक है। He is not debarred from private legal practice. However, flowing limitation are placed in order to avoid any complexion in the conflict. कुछ limitations है of duty. Not advised to hold a brief against the government. नेचुरल सा बात है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी केस या कोई भी स्टैंड नहीं लेगा वो। नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ इन केस विच ही इज कॉल्ड अपॉन द फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। जिस केस में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नेचुरल सा बात है उसके अगेंस्ट में नहीं लड़ेगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। अगर कोई क्रिमिनल केस वो लड़ना चाहता है तो गवर्नमेंट से परमिशन उसको लेना पड़ेगा। नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट और एज अ डायरेक्टर, और इतना कोई भी कंपनी में वो क्या होता है, गवर्नमेंट के परमिशन के बिना वो डायरेक्टर का पोस्ट अपॉइंट नहीं कर सकता है, मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। उसको गवर्नमेंट का पोस्ट मतलब किसी भी कंपनी में अगर उसको बोर्ड ऑफ मेंबर का या फिर जो डायरेक्टर का पोस्ट है, ठीक ना, उसको एक्सेप्ट करने से पहले गवर्नमेंट का परमिशन उसको लेना पड़ेगा। उसके पास क्या होता है, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द, ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द जॉइंट सिटिंग, ठीक है, विदाउट वोट। अब ये अब क्या है कि लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रोसीडिंग होता है उसमें ये पार्ट ले सकता है, बोल भी सकता है, ठीक है।
ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है कि ये जाके बंदा बोल सकता है, ठीक है। फिर इनका जो कमिटीज होता है ना, वहां पे भी जाके बोल सकता है, डिस्कस करता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये वोटिंग पावर इसके पास नहीं है क्योंकि ये मेंबर नहीं है, ठीक है। ये पार्टिसिपेट कर सकता है बट ही कांट वोट बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर। क्लियर है? ही कैन पार्टिसिपेट, ही कैन स्पीक, ठीक है, ही कैन सिट, बट ही कांट वोट। Right to speak and to take part in the proceeding of both the houses of parliament or their joint sitting and any committee of the parliament of which he may be named as a member but without the right to vote. Enjoy all the privileges and immunities that are available to MP. ठीक है, एक एमपी को जो भी प्रिविलेज मिलता है उस सब इसको ही मिलता है, ठीक है। क्लियर है? लेकिन इसमें डिफरेंस है क्योंकि इलेक्टेड नहीं होता ये। अब ये देखते हैं ये न्यूज़ क्या है हमारा। ये बोला गया है कि हमारा जीडीपी होता है ना, अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे स्टेट्स का बजट जो आया उसमें ये बोला गया है कि जैसे क्या होता है सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, जीडीपी का नंबर हमारा होता है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी जैसे 2.8 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, ठीक। उसी तरह स्टेट का भी क्या होता है, अपना एक जीएसडीपी होता है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। तो इसमें ये बोला गया है कि बहुत सारे स्टेट ने क्या किया है, इस नंबर को इन्फ्लेटेड करके बताया, मतलब क्या, जितना रियल में उससे ज्यादा बताया, ठीक है। तो सेम इक्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीडीपी के आंकड़ों पे भी लगता है, ठीक, कि उन्होंने मतलब जो रियल में होता है उससे ज्यादा बताता है वो लोग, ठीक है। तो हमें इन शॉर्ट यही बताएंगे, हम लोग को समझना है फिलहाल, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के अंदर एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो ये इस वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कुछ बेसिक्स बता दूं मैं। अब जैसे मान लिया जाए 2020 में, ठीक ना, ये रहा 2020 में, मान लिया जाए कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा आलू का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, पोटैटो का प्रोडक्शन सिर्फ हो रहा है, ठीक। मान लो उस ईयर हमारा आलू का प्रोडक्शन हुआ है 100 केजी आलू, ठीक, जिसका मार्केट प्राइस है, मान लो कि मार्केट प्राइस है उसका 5 रुपए करके, ठीक है। तो उस ईयर का हमारा जीडीपी कितना हुआ, 500 रुपए का। मैं भी क्या मान रहा हूँ, इन सिंपल टर्म समझाने के लिए बस ये मान रहा हूँ कि एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी हो रहा है, आलू का प्रोडक्शन, ठीक है, बाकी सब मैं भूल जा रहा हूँ। ये रहा। अब क्या हुआ कि 2020 में मेरा जीडीपी कितना होगा, 500 रुपए, ठीक। अब 2021 में आ जाते हैं। अब मान लिया जाए कि मेरा जो इस ईयर का प्रोडक्शन है वो हो गया 110, ठीक है, 110 किलो प्रोडक्शन हुआ है, रेट उतना ही है, 5 ही है। अब क्या हो जाएगा, ये 550 का, ठीक है। तो देख क्या रहे हो, मेरा जीडीपी इंक्रीज हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा केस मान लो 2022, मान लिया जाए उसी जो प्रोडक्शन था मेरा घट के 90 हो गया, ठीक है, 90 हो गया। क्लियर है? लेकिन जो आलू का जो रेट था ना, ये हमारा बढ़ के कितना हो गया, 7 रुपए हो गया इन्फ्लेशन के कारण। अब क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन कितना होगा, जीडीपी कितना होगा मेरा कंट्री का, 630 रुपए। तो देखो अल्टीमेटली इस टर्म में तो मेरा क्या हो रहा है कि जीडीपी बढ़ गया मेरा, ठीक है, ये टर्म में बढ़ गया, लेकिन रियल में जो मेरा प्रोडक्शन तो डिक्लाइन हुआ हमारा, ठीक। तो इसीलिए अगर आप प्रेजेंट में कहीं जीडीपी देखते हो तो आप रियल में पता नहीं कर पाओगे कि रियल में आप समझ नहीं पाओगे कि मेरा कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। उसको जानने के लिए आपको रियल में देखना पड़ेगा प्रोडक्शन कैसे बढ़ा है नहीं बढ़ा है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जीडीपी हम जब भी नापते हैं तो मेरा दो मेजरमेंट होता है, क्या, जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है, और होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अलग नाम होता है, ठीक ना, इसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं, इसको रियल प्राइस भी कहते हैं, बट ये मेरा हुआ करंट और ये आ गया मेरा क्या, कांस्टेंट। अब डिफरेंस ये होता है, अब देखो ये जो नंबर हो गया ना आपका, ये होगा करंट जीडीपी, ठीक है, 630। लेकिन अगर कांस्टेंट में हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्शन है ना, एक बेस ईयर हम लोग मानेंगे, ठीक है, मान लीजिए 2020 का हमने बेस ईयर मान लिया, ठीक है। तो उस ईयर में जो प्राइस रहेगा ना, उस ईयर में जो प्राइस रहेगा, जो बेस ईयर रहा, उस बेस ईयर में जो प्राइस हमारा रहेगा, हम उसके साथ इसका प्रोडक्शन को मिला के देखेंगे, क्योंकि कंपेयर करने के लिए आपको सेम बेस चाहिए ना। तो फिर हम लोग वहां मिला के देखेंगे, जब हम लोग वहां मिला के देखेंगे तो क्या होगा, मेरे को पता चलेगा क्या कि भैया रियल में तो मेरा कांस्टेंट प्राइस पे अगर देखा जाए तो 450 ही हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जीडीपी जो वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक, वही है चीज कॉन्सेप्ट आपका। तो हम लोग क्या होगा, भले ही हमारा करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ेगा, लेकिन हमारा अगर देखा जाए कांस्टेंट इस केस में वो डिक्लाइन करेगा मेरा, ठीक है।
इसलिए फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर का, ठीक है, कांस्टेंट बाय करंट करके हम लोग करते हैं, तो वो हटाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो अगर कहीं मिला इकोनॉमी से क्लास करवाने का मौका तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो अल्टीमेटली बस यही समझ लो कि जीडीपी जो हमारा होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है। जीडीपी अगर राइज कर रहा है हमारे इकोनॉमी के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रोडक्शन ही बढ़ रहा हो, ठीक है ना। दो कारण होता है जीडीपी राइज करने का हमारा, एक क्या, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और दूसरा क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट में इंक्रीजन। अगर उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा तब भी तो वो हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी का डेफिनेशन क्या होता है हमारा, जीडीपी का डेफिनेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, द सम ऑफ टोटल वैल्यू, जो भी मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, इकोनॉमी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक, उसका मार्केट प्राइस, ठीक है, उसका द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, ठीक, मतलब एक साल में इकोनॉमी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसका मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस, क्लियर। तो अब मार्केट प्राइस आपको ही पता है क्या, किसी भी चीज का मार्केट प्राइस डिपेंड करता है क्या, इन्फ्लेशन कंडीशन के ऊपर। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है मार्केट के अंदर, महंगाई बढ़ गया, तो उसका मार्केट प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्या है कि अगर मान लो कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है इकोनॉमी के अंदर, रेट बढ़ जाता है सब चीज का, तो नेचुरल सा बात है कि आपका मार्केट प्राइस उसका बढ़ेगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो आपका जीडीपी का नंबर भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जीडीपी का जब भी नंबर आता है ना, या वो बताता है ग्रोथ रेट, तो उसको लेके हमें ये नहीं मतलब वो गारंटी नहीं देता है कि हमारा प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसका यही मतलब हो सकता है कि इन्फ्लेशन हमारा इंप्रूव हुआ है। तो क्या होता है जीडीपी, इसलिए क्या होता है, बहुत कंट्रोवर्शियल इसको मतलब मेजर करने का तरीका माना जाता है। इसलिए क्या हुआ कि बहुत सारे डेवलप कंट्री ने जीडीपी को जो वैल्यू देता था एक टाइम में कंपेयर करने के लिए, उसको वैल्यू ना देके अब वो लोग नया इंडेक्स लाया था 1990s में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ज्यादातर कंट्री जो अपना मेजरमेंट या फिर जो डेवलपमेंट नापता है ना, मेजर करता है, वो इसके अकॉर्डिंग नापता है। तो आज का हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि कुछ डाउट्स नहीं होगा, बट अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। तो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।